नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली शाम को 7 बजे हमारा एक सेशन रहता है यूपी स्पेशल, जो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जैसे कि बीपीओ परीक्षा जो जून में होने वाली है, उस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल है। यूपी पीसीएस जो आपकी जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आरओ एआरओ ये भी आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने वाला है। तो 7-8 जुलाई को आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो ये एग्ज़ाम भी जो है आपका, और इन सबके एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जो बता चुके हैं वो आपको 24 क्लास बना चुके हैं, और आज जो हमारी 25वीं क्लास है, और आज का टॉपिक जो है वो हमारा है कृषि एवं पशुपालन। और एवरी डे आपको शाम को 7 बजे, ठीक है, एवरी डे जो है आपको कितने बजे, शाम को 7 बजे जो है ये आपको मिलती है। ठीक है भाई, कितने बजे, शाम को 7 बजे क्लास आपको मिलती है। ये थोड़ा सा आपको जो है याद रखना है टाइम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम पता नहीं होता, फिर हम क्लास का अपडेट नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो कृषि की अगर हम बात करें, कृषि और पशुपालन में, तो हम सीधे की पॉइंट पाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कृषि है, उत्तर प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहाँ पर तीनों प्रकार की कृषि होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ कृषि जो होती है जलवायु क्षेत्र के अनुसार जो है बटी हुई है। अब अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग जलवायु है, उसके लिए पहले आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, ये हमारा जो होता है ग्लोब होता है, ठीक है, और यहाँ हमारी जो होती है भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है, ये बात याद रखेंगे। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, और ये आपका, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने छोटा सा बना दिया। और ये जो है हमारा यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश है। ये वाला क्षेत्र जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। अब क्या है कि जो जलवायु यहाँ होगी वो यहाँ तो नहीं होगी, तो ये जो क्षेत्र होता है वो हमारा कौन सा होता है, ये होता है उपोष्ण। कौन सा क्षेत्र होता है, उपोष्ण क्षेत्र होता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ जो खेती है वो उपोष्ण क्षेत्र में आती है। कुछ क्षेत्र जो आता है वो ये ऊपर वाला क्षेत्र जो आता है वो किस में आता है, शीतोष्ण में आता है। इस वजह से अलग अलग क्षेत्र होने के कारण यहाँ उत्तर प्रदेश की कृषि को, या उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु के आधार से 9 वर्गों में जो है इसको बांटा गया है। कितने प्रकार से, 9 भागों में इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। परंतु उससे पहले जो कृषि जलवायु है, उससे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर बात करना सोचेंगे तो आप थोड़ा सा आप समझ लेंगे। शुरू करते हैं अपने सेशन को। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जलवायु क्षेत्र पता नहीं चल जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर औसत, उत्तर प्रदेश में जो औसत जोत है, औसत जोत है, औसत जोत समझते हो, सभी पे बराबर जोत जो आएगी वो कितनी है, वो 0.9 हेक्टेयर है। कितनी है, 0.9 हेक्टेयर। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा, जिन बच्चों को नहीं पता है वो थोड़ा सा जो है इसको लिख लेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है, वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है 1 हेक्टेयर बराबर। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर बीघा में, क्योंकि हमें पता है, हमें बीघा बहुत ज़्यादा पसंद है, बीघा, तो 1 बीघा बराबर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2529, आई थिंक कितना, इतना ही होता है, 2529 वर्ग मीटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 10,000 वर्ग मीटर को अगर 2529 वर्ग मीटर से भाग कर दूं यहाँ पर, तो अप्रोक्सली 3.95, कितना, 3.95 बीघा किस में आ जाता है, वो आता है 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में। ठीक है भाई, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में औसत जोत जो है वो कितनी है, 9 है। तो इसका मतलब ये होता है लगभग हमारे पास 3-3.25 बीघे जो है एवरेज है। कितनी ज़मीन है हर व्यक्ति पर, एवरेज 3-3.25 बीघे ज़मीन है। ऐसा नहीं है किसी के पास 100 बीघे है, किसी के पास 1 बीघा भी नहीं है, किसी के पास 2 बीघे है, किसी के पास 50 बीघे है। एवरेज चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, 8 बजे क्लास चलती है मैथ की, वहाँ सीख लेना, सब सिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद ही क्लास आ जाती है मैथ की भी। ठीक है, तो क्या है आपका कि औसत क्या होता है कि सारे कैंडिडेट और सारी ज़मीन जिस पर कृषि होती है, उस सारी कृषि योग्य भूमि को जितनी भी जनसंख्या होती है कृषि करने वाली, उससे जब भाग करेंगे तो हमारी जो निकल के आएगी वो औसत निकल के आएगी। औसत कितनी है, इतनी। और लगभग अगर हम इसे 9.9 से गुणा कर लें
अगर हम इसे 9 से गुणा करेंगे तो s का मतलब सीधा ये है कि लगभग ऐसा मान चलिए 3 बीघे जो है हमारी ये ज़मीन बैठेगी। ठीक है, 3 बीघे अप्रोक्सली जो है हमारी ज़मीन पड़ेगी सब बच्चों मतलब सब कैंडिडेट पर, जितने भी कृषि योग्य कृषि काम करते हैं कृषक। ठीक है, यूपी की 78%। अब मैं कुछ और बातें कर लेता हूँ, कुछ और बातें बताते हैं। ये यूपी की जो 78% जनता है उसका मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे यूपी की 78% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या है? कृषि है। बस ये बात याद रखो, 78% जनसंख्या का व्यवसाय वो कृषि है। यूपी का 68% भूभाग पर कृषि होती है, यानी कि यूपी की जो पूरी भूमि है, तो यूपी के 68% भूभाग पर क्या होती है? कृषि होती है। ये बात जो है अपने माइंड में अच्छे से नोट कर लीजिए। कितने पर हाथ होती है? 68% भूभाग पर कृषि होती है। देश का लगभग 16% खाद्यान्न जो है, यानी किसका? देश का लगभग 16% खाद्यान्न कहाँ से प्राप्त होता है? ये यूपी से प्राप्त होता है। ये की पॉइंट है, ऐसे की पॉइंट है जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें देश का कुल कृषि क्षेत्र जो है, जो देश में मान लो पूरी 100% कृषि है, तो देश का कुल कृषि क्षेत्र का 20% जो वो क्षेत्र है वो कहाँ पर आता है? यूपी में आता। कहाँ पर आता भैया? यूपी में आता 20% क्षेत्र जो है। ठीक है, और 73% जनता जनजीविका का मुख्य साधन, यानी कि 73% जनसंख्या की जीविका का मुख्य साधन जो वो है आपकी, वो यूपी की कृषि है। अगर यूपी में कृषि ना हो तो 73% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कृषि से मिलता है सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे यहाँ। अगर हम ओवरऑल बात करें तो MSME से हमें जो है सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। इतनी बात यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम इतनी बात रखें तो फिर 73% से अधिक किसान जो हैं हम यहाँ लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लेना अच्छे से, ये मोस्ट बात है। 73% से अधिक जो किसान हैं, जो कृषक हैं, जो कृषक हैं, वो कैसे किसान हैं? वो सीमांत किसान हैं। कैसे हैं? सीमांत कृषक हैं। इसे नोट करो बात को, कैसे कृषक हैं? सीमांत कृषक हैं। ठीक है भाई, तो पहली बात यूपी की, पहली बात यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, पहली बात यहाँ से शुरू करेंगे, जिससे कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। ठीक है भाई, और पेन करेंगे चेंज पूरा अच्छे तरीके से। ये देखिए, कृषि और जलवायु पर पशुपालन पढ़ा रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश में औसत जो है वो कितनी है? 0.9 हेक्टेयर है। एक बीघे में जो होता है वो 2529 वर्ग मीटर होता है। अब एक हेक्टेयर में जो होता है वो कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। अगर हम 10,000 वर्ग मीटर को अगर 2529 भाग करेंगे तो कितने बीघे होते हैं? लगभग 4 बीघे होता है। और इसमें अगर हम 0.9 निकालेंगे तो लगभग 3 बीघे जो है हमारा बच जाएगा इतना। ठीक है, इसके आगे की कहानी जो थी वो क्या थी? बहुत ही बढ़िया कहानी थी। वो ये थी कि हमने इसमें आगे बताया कि यूपी की 78% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या है? कृषि है। ठीक है, और यूपी के 68% भूभाग पर, अगर पूरी 100% में यूपी फैली हुई है तो उसके 68% क्षेत्र पर कृषि होती है। इसका मतलब रैन बसेरा कम है। ठीक है, बसेरा जो है हमारे यहाँ पर कम है। ठीक है, और रैन बसेरा तो उससे भी कम है। ठीक है, अगर हम बात करें देश का लगभग 16% खाद्यान्न, यानी देश में अगर 100 किलो चावल अगर खाए जाते हैं तो उसमें से 16 किलो चावल जो है कहाँ से मिलते हैं? यूपी से मिलते हैं। बात अपने माइंड में रख लेना। ठीक है, देश का कुल कृषि क्षेत्र का 20% यूपी में है। अगर 100 बीघे ज़मीन अगर देश में है पूरे, तो उसमें से 20 बीघे ज़मीन जो है वो कहाँ पर है? वो आपकी यूपी में है। अगर बात करें 73% जनसंख्या की जीविका का साधन जो है वो क्या है? कृषि है। साथ ही साथ 73% से अधिक लोग जो है सीमांत कृषक हैं। अब ये शब्द एक आ गया कृषक का। तो कृषक कितने प्रकार के होते हैं? कृषक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं?
कृषक के प्रकार, ठीक है भाई, कृषक के प्रकार, कृषक के प्रकार। अब वो क्या क्या होते हैं? एक तो हमारा होता है वृद्ध कृषक, ये कृषक है, कैसा होता है? वृद्ध कृषक। दूसरा होता है हमारा लघु कृषक, कैसा होता है? लघु कृषक। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा सीमांत कृषक, सीमांत कृषक, ठीक। ये तीन प्रकार के कृषक होते हैं। अगर हम बात करें वृद्ध कृषक में, तो इसमें क्या होता है? 2 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि वाले कृषक को क्या कहा जाता है? वृद्ध कृषक कहा जाता है, ठीक है भाई। 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले कृषक लघु कृषक होते हैं। कैसे होते हैं? लघु कृषक होते हैं। यहां पर क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो कृषक होते हैं वो इसी दायरे में आते हैं। तो हमारा जो 73% है वो यहाँ पर ही है। इसका मतलब 27% जो है वो हमारा क्या हो सकता है? लघु कृषक हो सकता है या वृद्ध कृषक हो सकता है। लघु कृषक हो सकता है या फिर वृद्ध कृषक होता है। इतनी बात आप अपने माइंड में अच्छे से नोट कर लेंगे। तो 3 प्रकार के कृषक होते हैं। तीनों प्रकार के कृषकों की बात जो है हमने यहाँ पर कर ली है। कौन कौन से 3 होते हैं ये याद होने चाहिए आपको। ये परिभाषा पूछी जाती है, ऐसे कृषक बताइए जिनके पास 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ऐसे कृषकों को क्या कहते हैं? तो मेरे लाल उसे कहते हैं लघु कृषक, ठीक है। ऐसे कृषक बताइए जिनके पास 2 हेक्टेयर उससे अधिक भूमि होती है, ऐसे कृषकों को कहते हैं वृद्ध कृषक कहते हैं, ठीक है। ऐसे कृषक बताइए जिनमें 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक होते हैं, उन्हें सीमांत कृषक कहते हैं। यूपी में सर्वाधिक जो कृषक होते हैं वो किस वर्ग के होते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो कौन सा होता है आपका? सीमांत कृषक होते हैं 73% वाले, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, इसके आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन का, इसके आगे का जो फॉर्मेट है उसमें अगर हम याद करेंगे तो यूपी की जो हम बात करें अर्थव्यवस्था पर, तो नोट करके आप अगर बात करोगे तो ऐसे लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। यूपी की अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का जो योगदान है, जैसे मान के चलिए यूपी में जो 100 रुपये आते हैं, पूरी यूपी में कमाई के कितने रुपये आते हैं? 100 रुपये आते हैं। उन 100 रुपये में अगर हम कृषि की बात करें, पशुपालन सहित, कृषि भी पशुपालन जो है तो कृषि का ही एक अंग होता है। किसके पास कृषि नहीं होगी तो ढोर डंगर नहीं पालेगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है वो लगभग कितना है? वो 42, वैसे 41.89% है तो हम 42 बोल देंगे इसको। तो कितना है? 42% जो योगदान है भैया वो यूपी की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मान के चलिए अभी आपका यहाँ पर कितना है? आपका 42%। इसे याद रखेंगे एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम बात करें यूपी में कृषि जलवायु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जलवायु के आधार पर, जलवायु आधार, ठीक है भाई। तो मैं कह सकता हूं यूपी की कृषि को जलवायु के आधार पर 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है भाई। इसमें सबसे पहला जो एक आता है वो हमारा कौन सा आता है? वो आता है मेरे लाल भाबर व तराई क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र की कृषि, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता है, भाबर तराई तो हो गया, दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा आता है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की कृषि, पहले तो 9 के 9 याद होने चाहिए। तीसरा जो आता है इसमें, तीसरा जो आता है वो मध्य पश्चिमी मैदान वाली आती है। तो मध्य पश्चिमी
मैदानी कृषि, ठीक है। चौथी जो आती है इसमें वो कौन सी आती है? वो आती है दक्षिण पश्चिम समशीतोष्ण, दक्षिण पश्चिम समशीतोष्ण समशीतोष्ण कृषि, ठीक है भैया। फिर आती है मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र। फिर आपका छठे नंबर पर जो आता है वो क्या आता है? अगर हम बात करें तो मध्य में बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। अगर हम 7वें नंबर पर बात करेंगे तो आता है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। 8वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 8वें नंबर पर तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। 9वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आपका होता है विंध्य प्रदेश। क्या होता है? विंध्य प्रदेश, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें जो है आपको जो है याद करनी है। पहले कौन कौन सी होती हैं? यूपी में के कृषि को जलवायु के आधार पर 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है भांबर व तराई क्षेत्र, दूसरा होता है पश्चिम में मैदानी क्षेत्रीय कृषि, तीसरी होती है मध्य मैदानी कृषि, दक्षिण पश्चिम समशीतोष्ण कृषि, मध्य मैदानी क्षेत्रीय कृषि, बुंदेलखंड का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य प्रदेश। ये आपके हो जाते हैं 9 पूरे के पूरे तरीके से, ठीक है। फिर हम वन बाई वन करके जो है एक एक करके इनको जो है तैयार करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं? वन बाई वन करके जो है एक एक को तैयार करने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहले हेडिंग जो रहेगी वो कौन सी रहेगी आपकी? भांबर में तराई क्षेत्र की कृषि, भांबर एवं तराई क्षेत्र की कृषि, तराई क्षेत्र वाली कृषि जो आती है हमारी, यहाँ हमें पता होना चाहिए कौन सी कृषि होती है, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ उष्ण जलवायु मिलती है। कैसी मिलती है? उष्ण जलवायु मिलती है। और साथ ही साथ जो है रबी की फसल के अलावा यहाँ गन्ने की पैदावार के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है रबी क्षेत्र, भांबर क्षेत्र में पहले जहाँ तक है तो कौन सी जलवायु मिलती है यहाँ से भैया? तो सबसे पहले उष्ण जलवायु मिलती है, उष्ण जलवायु मिलती है। कैसी जलवायु मिलती है? उष्ण जलवायु मिलती है। और जब उष्ण जलवायु मिलती है तो रबी की फसल कौन सी? रबी की फसल या फसलों के अलावा गन्ने की पैदावार होती है, गन्ने की पैदावार होती है, ठीक है। गन्ने की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मैं यहाँ क्षेत्र बात करूँ, ज़्यादा याद करना ही नहीं है बेटा आपको। अगर मैं यहाँ क्षेत्र याद करूँ कि कौन कौन से क्षेत्र हमारे यहाँ आते हैं तो हम इसमें कह सकते हैं बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, ठीक है। बिजनौर कह सकते हैं, सहारनपुर कह सकते हैं, सहारनपुर कह सकते हैं, हम मेरठ कह सकते हैं, मुजफ्फरनगर कह सकते हैं, मुजफ्फरनगर कह सकते हैं, ठीक है भाई। बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक है। रामपुर बरेली, रामपुर बरेली, रामपुर बरेली और कुछ हिस्सा जो है मुरादाबाद का भी इसमें आता है। कौन सा आता है? मुरादाबाद का भी इसमें कुछ हिस्सा आता है, ठीक है भाई। मुरादाबाद का भी हिस्सा कुछ इसमें आता है, ये भी थोड़ा सा याद है आपको रखना है, ठीक है। अगर हम और नीचे लेके जाएं तो बात को तो बहराइच वाला भी क्षेत्र आ जाएगा, बहराइच वाला भी क्षेत्र आ जाएगा, बहराइच वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसा नहीं कि पूरे पूरे आते हैं। सिराबस्ती वाला भी क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा? सिराबस्ती वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, ठीक है। पीलीभीत वाला भी आ जाएगा। पीलीभीत में गन्ना अच्छा होता है, पीलीभीत वाला क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो भैया तो ये आपको जो है इतना याद कर लेना है भांबर एवं तराई क्षेत्र में। भांबर एवं तराई क्षेत्र में उष्ण जलवायु पर मिलती है, ठीक है। रबी की फसलों के अलावा यहाँ गन्ने की पैदावार की जाती है। और बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक है, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत क्षेत्र। अब यहाँ सबसे ज़्यादा आता उच्च कोटि का जो है गन्ना जो मिलता है, उच्च कोटि का गन्ना जो है, उच्च कोटि का गन्ना कहाँ मिलता है? तो बिजनौर,
बिजनौर में जो है यहाँ उच्च कोटि का गन्ना मिलता है। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर गुड़ और चीनी, गुड़ जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? मुजफ्फरनगर में मिलता है उच्च कोटि का, मुजफ्फरनगर में मिलता है उच्च कोटि का गुड़, ठीक है भाई, अगर यहाँ से बात करें तो, ठीक है। तो एक क्षेत्र हमने यहाँ कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे बेटा, वो बात करने वाले हैं हम दूसरे नंबर पर जो क्षेत्र था वो था हमारा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरे नंबर पर जो था वो कौन सा था? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा, और इस पश्चिमी मैदानी क्षेत्र को जो है अच्छे ढंग से बताएंगे क्या होता है। इसमें पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और ये मेरठ के आसपास का क्षेत्र होता है। समझ गए नहीं? पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? उसे बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर मृदा कहा जाता है, बांगर मृदा कहा जाता है। और यहाँ पर जो है यह मेरठ के आसपास का क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। मेरठ के आसपास का क्षेत्र शामिल है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ तो क्या है, मेरठ आपका हो गया है, मेरठ आपका हो चुका है, गाजियाबाद इसमें आ चुका है, गाजियाबाद इसमें आ चुका है, हापुड़ इसमें आ चुका है, हापुड़ इसमें आ चुका है। हापुड़ के बाद में आपका कहने का मतलब यह है हस्तिनापुर इसमें आ चुका है, हस्तिनापुर इसमें आ चुका है, मवाना इसमें आ चुका है, मवाना इसमें आ चुका है, ठीक है। मवाना के साथ साथ एक सरधना क्षेत्र इसमें आ चुका है। यहाँ भी गन्ने की रबी की फसलें ज़्यादा होती हैं। ये तो क्षेत्र हो गए ये वाले। अब यहाँ गन्ना, गेहूँ, फल सब्जी, कौन कौन से? गन्ना, गेहूँ, फल सब्जी आदि की पैदावार होती है। मेरठ के आसपास वाले क्षेत्र में जो देखोगे ना, तो वहाँ पर एक तो ज़्यादातर आपको कृषि मिलेगी, मतलब कृषि जो मिलेगी वो सब्जियों की मिलेगी, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए, ये हो चुका है आपका। आगे जो बढ़ने वाले हैं वो बढ़ने वाले हैं तीसरा क्षेत्र जो है हमारा, वो कौन सा है? मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है भाई। ये हमारा जो है तीसरा क्षेत्र है, ठीक है भाई। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? ये समझिए। इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। 2-3 यहाँ पुरानी जलोढ़ व तराई मृदा पाई जाती है। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ और तराई मृदा पाई जाती है, और ये अधिक महत्वपूर्ण है किसके अकॉर्डिंग जो है, ये कृषि के दृष्टि से। तो कहने का मतलब ये है, कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पहली बात तो। दूसरी, यहाँ पुरानी जलोढ़ व तराई क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर मुरादाबाद बरेली, ठीक है, मुरादाबाद बरेली, और एक और आपका पड़ता है, जो आपका पड़ता है रामपुर। क्या पड़ता है? रामपुर, ठीक है। मंडल का विस्तार होता है, मंडल का विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात याद रखेंगे। इसके साथ की अगर हम बात करें और भी, तो इधर जो फसलें होती हैं वो कौन सी फसलें होती हैं? यहाँ पर ऐसा मान के चलिए, यहाँ पर खाद्यान्न फसलें, साथ ही साथ फल और सब्जी भी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, चौथा रूप जो है, हम चौथा जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? चौथा क्षेत्र जो है वो हमारा बहुत छोटा क्षेत्र है, उसको दक्षिण पश्चिम, क्या होता है? दक्षिण पश्चिम सम उष्ण मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम सम मैदानी क्षेत्र, ठीक है। दक्षिण पश्चिम
सममैदानी क्षेत्र जो है, ये आगरा मंडल के आसपास का क्षेत्र होता है बच्चा। कहाँ का होता है? आगरा मंडल के आसपास का, आगरा मंडल के आसपास का क्षेत्र होता है। ठीक है, आगरा मंडल के आसपास का क्षेत्र होता है। ठीक है, इतना तो याद रहेगा। कम वर्षा होने पर कृषि की उन्नति नहीं होती। क्या नहीं होती? कम वर्षा होने के कारण। तो कम वर्षा के कारण कृषि की उन्नति नहीं होती। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है, कृषि की उन्नति नहीं होती। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो कौन कौन सी फसलें यहाँ पर होती हैं? तो यहाँ पर फसलें होती हैं मोटा अनाज इसमें होता है। जैसे कि आप हम बात करेंगे बाजरा, ठीक है, जौ, मक्का आदि फसलें यहाँ पर होती हैं। आदि फसलें जो है इसमें हो जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए। तो आप इसके बाद जो हम बात करेंगे, पांचवा क्षेत्र बात करेंगे, वो आपका होगा मध्य मैदानी क्षेत्र। क्या होगा? मध्य मैदानी क्षेत्र होगा आपका पांचवा, मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र होगा। अब ये मध्य मैदानी क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। मध्य मैदानी क्षेत्र में क्या क्या होता है? तो देखिए, मैं पहले आपको बताऊँ, यहाँ पर रबी की और खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, रबी की और खरीफ की फसलें यहाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, रबी व खरीफ की फसलें अधिक होती हैं, इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बच्चा कानपुर लखनऊ फतेहपुर वाला क्षेत्र होता है। कानपुर लखनऊ और फतेहपुर का क्षेत्र होता है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र होता है? ये वाला क्षेत्र होता है। इसके बाद बच्चा जो हम पढ़ने वाले हैं, बुंदेलखंड का क्षेत्र पढ़ेंगे। छठे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि तुम्हें पता है 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसमें आते हैं हमारे। कितने? 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मगर यहाँ पर फिर भी अगर हम बात करें तो कृषि की उन्नति नहीं होती। पठारी क्षेत्र, अनउपजाऊ क्षेत्र होने के कारण, यानी क्या होने के बाद? एक तो पठारी क्षेत्र और एक अनउपजाऊ होने के कारण। समझ गए नहीं? एक तो पठारी व अनुपजाऊ क्षेत्र होने पर कृषि की उन्नति नहीं हुई। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, पठारी व अनुपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कृषि नहीं होती है। फिर एक और बात, यहाँ पर भूमि में मतलब सिंचित संसाधनों की कमी है, यानी कि भूमि सिंचित संसाधनों की कमी है। भूमि सिंचित संसाधनों की कमी है, भूमि सिंचित संसाधनों की कमी है। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? जैसे कि आपका झांसी, ठीक है, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर आदि, ये सब जो है इसी इधर ही आते हैं। ठीक है, तो इनको जरा रिकॉल कर लेंगे। मध्य मैदानी क्षेत्र क्या होता है? रबी की खरीफ की फसलें होती हैं यहाँ पर। कानपुर लखनऊ वाला फतेहपुर वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड के पठार वाले क्षेत्रों को कहते हैं। पठारी व अनुपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि की उन्नति नहीं हुई है। ठीक है, और कृषि सिंचित संसाधनों के कारण जो है यहाँ पर क्या है, आपका कृषि की उन्नति नहीं हो पाई है बेटा। ठीक है, इसके बाद जो 7वां हमारा जो क्षेत्र है, अगर हम बात करेंगे 7वां, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अब जो हमारा 7वां प्रकार है वो कौन सा है? 7वां प्रकार जो है वो हमारा कौन सा पड़ता है? जो थोड़ा सा मोस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वो हमारा है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो आप थोड़ा गौर करो यूपी में कि ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है। ये वाला क्षेत्र जो होता है कौन सा होता है, थोड़ा सा गौर करो बस। तो ये गोरखपुर, गोंडा इधर होता है। ठीक है, गोरखपुर, गोंडा इधर वाले क्षेत्र जो है ये होता है।
तो कौन सा क्षेत्र होता है? ये गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बाला क्षेत्र है। ठीक है भाई, ये इधर का क्षेत्र है। आगे अगर हम बात करें इसमें, अगर इसमें और थोड़ी सी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये तो अच्छा है कि द्वितीय हरित क्रांति जो है 82 में चली थी, वो 82 में चली थी द्वितीय हरित क्रांति। पहली तो 67 में चली थी। तो द्वितीय हरित क्रांति बहुत तेजी से यहाँ फैली, बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैली। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हरित क्रांति 82 में चली थी। ठीक है, यहाँ 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि योग्य क्षेत्र है, कृषि योग्य भी क्षेत्र है। अगर हम और थोड़ा सा आगे लेकर चलें तो यहाँ चावल, गेहूं, आलू की कृषि अधिक होती है। ठीक है भैया, ये याद रखना। नोट करके यहाँ बात करेंगे। हाँ, यहाँ नोट करके एक बात करना है हमें कि यहाँ पर नदियों के अवसादों से जमा हो जाती है मृदा। नोट जो लिखना है हमें वो क्या लिखना है? नदियों के अवसादों से मृदा जमा हो जाती है या जमा होती है। ठीक है, ये बात याद रखो। गोरखपुर में अगर मैं बात करूं, गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और यूपी में सर्वाधिक गेहूं जो है वो कहाँ पर होता है? गोरखपुर में ही होता है। इतनी बात यहाँ से याद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था हमारा, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहाँ गोरखपुर, गोंडा, बस्ती वाला क्षेत्र था। द्वितीय हरित क्रांति जो 82 में चली थी, 1982 में तेज पनपी थी। ठीक है, तो वहाँ ये बहुत तेज़ी से आई। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 100 और उपजाऊ क्षेत्र, कृषि योग्य क्षेत्र है। चावल, गेहूँ, आलू की कृषि अधिक होती है। ठीक है, यहाँ नदियों के अवसादों से जो है यहाँ पर कृषि आपकी होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ में आ भी रहा होगा, और आना भी चाहिए बेटा, आना भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम जो बात करते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं। 8वां नंबर जो है वो हमारा क्या है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़। क्या क्या? अयोध्या, वाराणसी। ठीक है, अयोध्या, वाराणसी और आजमगढ़ बाला क्षेत्र है। ठीक है भैया, ये क्षेत्र है इधर। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ जायद की फसलें ज़्यादा होती हैं। जायद की फसलें होती हैं, जिसे हम गर्मा की फसल भी कहते हैं। गर्मा की फसल भी कहते हैं। और ये गर्मा की फसल जो होती है मई जून में या मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। ठीक है भाई, ये याद रखो। इसके बाद में आपका जो है नवा क्षेत्र जो है वो, और नवा और अंतिम जलवायु क्षेत्र जो है वो हमारा कौन सा है? तो वो है विंध्य प्रदेश। कौन सा बेटा? वो है विंध्य प्रदेश। यही हमारा क्या है? नवा है और अंतिम है हमारा। तो विंध्य प्रदेश जो है वो हमारा कौन सा बेटा? ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला एरिया है। मिर्ज़ापुर व सोनभद्र वाला क्षेत्र है। ये याद रखना है, सोनभद्र वाला क्षेत्र है, इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है लगभग। कैसी होती है? 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ खरीफ की फसल ज़्यादा होती है। कैसी होती है? खरीफ की
फसल ज़्यादा होती है, फसल होती है ज़्यादा, खरीफ की फसल ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर कहने का मतलब ये है रबी की फसल कम क्यों होती है, क्यों कम होती है रबी की फसल, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ड्रिप सिंचाई होती है। क्या होती है भैया, ड्रिप सिंचाई, और दोमट मिट्टी कम पाई जाती है पठारों के कारण, ठीक है भैया। तो हम कह सकते हैं पठारों के कारण दोमट मिट्टी कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो कैसी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर सिंचाई कैसे होती है फिर, तो ड्रिप सिंचाई होती है, ड्रिप सिंचाई होती है यहाँ पर, छिड़काव वाली ड्रिप सिंचाई होती है यहाँ पर। इस वजह से जो है यहाँ रबी की फसल जो है नहीं हो पाती। तो ये थे हमारे 9 के 9 क्षेत्र, जिसमें हमने बात करी किसकी, हमने बात करी आपके भाबर और तराई क्षेत्र की, हमने बात करी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की, हमने बात करी मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की, हमने बात करी दक्षिण पश्चिम समशीतोष्ण मैदानी क्षेत्र की, हमने बात करी मध्य मैदानी क्षेत्र की, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करी, पूर्वी उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करी, विंध्य प्रदेश की बात करी। तो दोस्तों अब जो हम आगे बात करने वाले हैं, हम जो कल का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मौसम और ऋतु के आधार पर क्या होगा हमारा कल का टॉपिक, मौसम व ऋतु के आधार पर कृषि जो होगी वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कृषि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक तो होती है रबी की फसल होती है, ठीक है, एक रबी की फसल होती है मेरे लाल, और एक होती है आपकी जायद की फसल होती है, यह कृषि होती है। तीसरी होती है खरीफ की फसल, ठीक है बच्चा। तो हम इसके बारे में जो है वो हम कल बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास पढ़ना ऐसा मान चलो जैसे कि लोहे के चने चबाना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अब जो है हम कल मिलते हैं अपने सेशन पर इसी समय पर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को कर देंगे दोस्तों में शेयर, और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करके, जिससे कि भविष्य में भी आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है समय से पहले मिल जाए, और आप इसी तरीके से जो है पढ़ाई का लुत्फ उठाते रहो और बिंदास रहो और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी, नई पढ़ाई के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।